जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज की हमारी क्लास थर्ड रहेगी स्टैटिक जीके के लिए। आपने लास्ट क्लास में देखा कि कैसे हमने स्टैटिक जीके को एक अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास किया और एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने उसके विभिन्न ऑप्शनों को भी आपके समक्ष लेके आए हैं। वो किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है, क्या उसकी सोच रहती है। हमने कम टाइम में टाइम को देखते हुए आपकी वृद्धि के लिए हर संभव करने का प्रयास किया है। हर तरीके से हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आज की हमारी क्लास थर्ड रहेगी, तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो स्टेडियम के बारे में पूछा गया, स्टेडियम कौन सा स्टेडियम किस राज्य से है। इसमें हमारी बात की गई है कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध बाराबंकी स्टेडियम कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, तो प्रसिद्ध बाराबंकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इसका आंसर आपके बताने जा रहा हूँ। उड़ीसा इसका आंसर रहेगा। उड़ीसा एसोसिएशन द्वारा यह स्टेडियम बनाया गया था, जो कि उड़ीसा के शहर कटक में स्थित है। तो चलिए और अन्य जो स्टेडियम है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने विभिन्न स्टेडियम के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। सबसे पहले है भाई इंपॉर्टेंट, भारत का ब्रेबोर्न स्टेडियम। कौन सा है भाई? ब्रेबोर्न स्टेडियम, जो कि मुंबई में स्थित है। और मुंबई में ही एक और है वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम, जहाँ पे भारतीय टीम ने 2011 में विश्व वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। आपको भी भाई वानखेड़े स्टेडियम बड़ा ही प्रचलित स्टेडियम है मुंबई का। उसके बाद हमारा मौलाना आजाद स्टेडियम जो क्रिकेट से संबंधित है, वो कहाँ है? श्रीनगर में। ठीक है भाई, मौलाना आजाद स्टेडियम। उसके बाद है सवाई मान सिंह स्टेडियम, जो कि हमारा राजस्थान जयपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है शेर ए कश्मीर स्टेडियम। भाई इसको याद करने में आपको कुछ खासा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें स्टेट का नाम ही आ चुका है, शेर ए कश्मीर स्टेडियम, जो कि श्रीनगर में स्थित है। उसके बाद है चिदम्बरम स्टेडियम, जिसको हम चेपाक स्टेडियम भी बोल देते हैं। वो कहाँ पे है भाई? चेन्नई में। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। उसके बाद हमारा भाई दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका भी 2-3 साल पहले नाम चेंज कर दिया, जो कि भारत के पूर्व पॉलिटिशियन अरुण जेटली के नाम से इसका नामकरण कर दिया गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को अब किस नाम से बोलते हैं हम? कि भाई अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। नया नाम क्या है इसका? अरुण जेटली स्टेडियम। इसके बाद है भाई सरदार पटेल स्टेडियम, जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। और इसका भी नया नाम भाई नाम चेंज कर दिया है। इसको भी हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से। इससे पहले इसका एक नाम और भी था, मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, इसके बाद है भाई भूपेन हजारिका, जो कि असम की एक प्रख्यात हस्ती है। भूपेन हजारिका स्टेडियम, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, जो कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में। असम की राजधानी कौन सी है भाई? गुवाहाटी। उसके बाद है भाई राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, जो कि हमारा हैदराबाद में रहेगा। राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, ये दोनों ही हैदराबाद में। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने उसके संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अच्छी तरीके से विजय प्राप्त कर ली है। चलिए आगे बढ़ते भाई। अगला अभी हमारा स्पोर्ट्स का ही क्वेश्चन है। इसमें बात की है कि भारतीय ओलंपियन जो हाल ही में बड़ी प्रचलित रही है, बड़ी प्रसिद्ध रही है, मनु भाकर आप भली भांति परिचित होंगे। अगर आज से पहले आपने नहीं नाम सुना होगा, तो अब पिछले एक हफ्ते से आप इनका नाम बार बार सुन रहे होंगे। मनु भाकर ने भाई इतिहास रच दिया। भारत की जो पहली ऐसी महिला है जो शूटिंग में हमारे देश के लिए मेडल लेके आई है। ठीक है भाई, पूछा गया कि भारतीय ओलंपियन मनु भाकर किस खेल के प्रतिपादक है। भाई मनु भाकर जो है कौन सा खेल खेलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे बात करें तो आपके सामने 4 ऑप्शन है कि क्या वो मैराथन खेलती है, आर्चरी, धनुर्विद्या, लॉन्ग जंप खेलती है। भाई आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसका आंसर हमारा एयर गन शूटिंग रहेगा। वो शूटिंग खेलती है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मनु भाकर जो है वो हरियाणा से संबंधित है। इसके बाद पढ़ लेते हैं भाई ओलंपिक की शुरुआत कौन से देश में हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, उत्पत्ति कहाँ से हुई, और ओलंपिक कब कितने साल बाद आयोजित होते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है भाई, प्राचीन ओलंपिक खेल प्राचीन में यूनान के ओलंपिया शहर, भाई शुरुआत कहाँ से हो गई? यूनान का जो ओलंपिया शहर है वहाँ से 776 ईसा पूर्व में खेले गए। सबसे पहले कहाँ खेले गए? यूनान के ओलंपिया शहर में। पहली बार यह खेल जो है ग्रीक देवता जूस के सम्मान में, किसके सम्मान में भाई? ग्रीक देवता जूस के सम्मान में आयोजित किए गए थे या खेले गए थे। उसके बाद रोम के राजा
क्या नाम था उनका? थियोडोसिस। क्या नाम था भाई? रोम के राजा थियोडोसिस के आदेश के कारण 394 में भाई कुछ ऐसी घटना होगी, खेलों का थोड़ा सा आयोजन जो है वो बंद करना पड़ गया था। ठीक है, उसके बाद इस दोबारा से फिर स्टार्ट हो गए। थोड़े बहुत टाइम के लिए थोड़ा सा रोक लगा दी थी। टाइम को देखते हुए आधुनिक ओलंपिक खेल जो प्रतियोगिता का प्रारंभ जो है 1896 ईसा पूर्व में हो गया था। फ्रांस के पियरे डी कोबार्निंग, फ्रांस के कौन है भाई? पियर डी कोबार्डिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। भाई दोबारा से इसको रिसर्च किसने किया, पुनर्जीवित किसने किया? ये आपके सामने नाम दे रखा है, पियर डी कोबार्डिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। हम जानते हैं कि भाई ओलंपिक जो है वो 4 साल में एक बार आते हैं। हमारे भारतीय खिलाड़ी या किसी भी देश के खिलाड़ी अपनी पूरी जान झोंक देते हैं ओलंपिक में मेडल लाने के लिए। वह 4 साल का वेट नहीं करते कि भाई 2024 में अगर ओलंपिक होने जा रहे हैं तो हम 24 में ही तैयारी करेंगे। ठीक इसी प्रकार आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति एकदम जी जान से जुट जाना है। हमने बिल्कुल टाइम का वेट नहीं करना है कि अभी 1 महीना बाकी है, 2 महीने बाकी है। हमने शुरू से ही अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित हो जाना है ताकि बाद में कोई बहाना ही ना बचे। ठीक है भाई, चलिए अब आपने देखा होगा भाई जो ओलंपिक का जो लोगो है उसमें कितने छल्ले होते हैं? आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा भाई छल्ले कितने होते हैं? उसके अंदर 5 छल्ले होते हैं। अब इसकी और डिटेलिंग की जाए तो हर छल्ला अलग अलग रंग का होता है और उस रंग में भी वह किसी देश का प्रतिनिधित्व करता है, हर तरीके से प्रेजेंट करता है देश को। तो आपके सामने ऑप्शन के माध्यम से हम अभी बता देंगे कि भाई नीला चक्कर जो है वो यूरोप से संबंधित है। कहाँ से है भाई? यूरोप से। हरा चक्कर जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। पीला चक्कर जो है एशिया से। लाल चक्कर है उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ एंड साउदर्न अमेरिका। उसके बाद है भाई काला चक्कर जो है अफ्रीका से। ठीक है, अतः ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग है। इसको फ्रांस के कोरबिटीन ने डिजाइन किया था। भाई किसने डिजाइन किया था? फ्रांस के कोरबिटीन ने। ठीक है, डिजाइन कराया था। इनको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाली है हर तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया भाई बुक से। भाई प्रसिद्ध जो बुक हमारी गीत गोविंद कौन सी है? गीत गोविंद का लेखक कौन है? ऑथर के बारे में पूछ लिया आपसे कि भाई गीत गोविंद जो है किसकी रचना है, किसकी कृति है। तो आपको गीत गोविंद के बारे में बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जयदेव, कलहण, कालिदास और राजा राव। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, टाइम की कीमत को समझते हुए, यह रचना किसकी है भाई? जयदेव की। ठीक है, इस बुक में जो है राधा कृष्ण की रासलीलाओं को दर्शाया गया कि कैसे उस टाइम जो है कृष्ण जी अन्य गोपियों के साथ, राधा के साथ कैसे रासलीला करते थे, कैसे हर तरीके से आगे बढ़ते थे। ठीक है भाई, उसके बारे में बताया गया। आगे हमारा भाई अगला क्वेश्चन है कलहण जो है, ऑप्शन के बारे में बताता हूँ भाई। कलहण जो है, कलहण की रचना कौन सी है भाई? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी की रचना है। और कालिदास की क्या है भाई? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। इनको भी आपने ध्यान से रखना, हालांकि हमने एक स्पेशल स्लाइड रखी है आपके लिए बुक की। चलिए यहाँ भी मैंने बता दिया, आपको आगे भी बता दूंगा। ठीक है, एक बार चलिए आगे बढ़ते भाई। ये हमारी स्लाइड आ गया। हुमायूंनामा जो किसकी रचना भाई? गुलबदन बेगम ने। ठीक, किसने लिखी थी हुमायूंनामा? गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की एक बहन थी, इन्होंने अपने भाई के ऊपर बुक लिखी हुमायूंनामा। उनकी बहन का नाम है भाई गुलबदन बेगम। उसके बाद है यामा। यामा किसकी कृति है? आपसे पूछ लेगा। महादेवी वर्मा जो कि हिंदी भाषा की एक प्रख्यात लेखिका रही है, महादेवी वर्मा ने यामा पुस्तक की रचना की। ठीक है, आपको क्वेश्चन हर तरीके से पूछ लेगा यामा किसकी रचना है, या महादेवी वर्मा की बुक दे देगा आप में से, और 3 ऑप्शन ऐसे डाल देगा तो उसकी बुक की किताब नहीं है, तो आपको उसमें से चूज करना है। ठीक है, तो यामा बुक जो कहाँ संबंधित किससे है? महादेवी वर्मा से। उसके बाद भाई अर्थशास्त्र, बड़ी प्रख्यात बुक है। इसको कहने में अर्थशास्त्र बोलते हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। यह पूर्णतः जो है राजनीति के ऊपर पुस्तक है और इसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। किसने लिखी है भाई? चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्या बोलते हैं इनको अलग से? विष्णुगुप्त भी बोल देते हैं और चाणक्य भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य। उसके बाद मुद्रा राक्षस। ठीक है भाई, ये भी एक तरीके से कालिदास की रचना है मुद्रा राक्षस। तो इसको किसने लिखा है भाई? विशाखा दत्त ने। अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी की बुक कौन सी है भाई? दंडी। कौन सी है? दंडी। अवंती सुंदरी। प्रेम वाटिका
जो बुक है वो किसकी है भाई? रस खान की कृति है प्रेम वाटिका। उसके बाद शाहनामा, शाहनामा जो है वो किसकी बुक है? फिरदौसी की। ठीक है भाई, फिरदौसी आपने याद रखना है, शाहनामा से संबंधित है। उसके बाद है भाई गीत गोविंद। गीत गोविंद का हमारा क्वेश्चन गीत गोविंद के ऊपर था, तो आपने देख लिया होगा। गीत गोविंद जो किसकी रचना है? जयदेव की। उसके बाद जो है पद्मावत, पद्मावत किसकी है भाई? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के ऊपर आपने मूवी भी आई होगी संजय लीला भंसाली की, आपने उसको देख लिया होगा कि कैसे उसमें अलाउद्दीन खिलजी और उस टाइम की जो रानी थी राजस्थान की, पद्मावती के ऊपर यह फिल्म पूरे तरीके से फिल्माई गई है। इसमें बताया गया कि कैसे वहाँ की स्त्रियों ने एक जोहर को अपनाना स्वीकार कर लिया, बजाय किसके? अलाउद्दीन के साथ संबंध बनाने में। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे प्रेमचंद जी, प्रेमचंद, इनकी रचना कौन कौन सी है? गोदान, गबन और कर्म भूमि और रंगभूमि। ये चारों बुक इंपॉर्टेंट है भाई, इनको आपको चारों को याद रखना है। आपसे आपके सामने क्वेश्चन डाल देगा और आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आपको ये चारों बुक याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। गोदान, गबन, कर्म भूमि और रंगभूमि किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की। उसके बाद है भाई हर्ष चरित्र और कादम्बरी। हर्ष चरित्र और कादम्बरी किसकी रचना भाई? बाण भट्ट की। ठीक है भाई, आपके सामने सारी बुक इंपॉर्टेंट है, कोई बुक ऐसी नहीं है जो किसी एग्जाम में नहीं आई हो। हमने हर तरीके से इंपॉर्टेंट बुक्स को उठाया है, कम समय को देखते हुए आपकी तैयारी को पुख्ता करने के लिए हमने हर तरीके से मेहनत की है। यह पीपीटी ऐसे नहीं बनती भाई, इसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, अब दोबारा बुक से क्वेश्चन आ गया भाई, गीतांजलि आपने मैंने लास्ट स्लाइड में करवा दी, गीतांजलि किसने लिखी है? अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्या आंसर रहेगा इसका भाई? गीतांजलि जो किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारतीय समाज के प्रख्यात रचनाकार रहे हैं, उन्होंने हमारे देश का जो राष्ट्रगान है वही इन्होंने ही लिखा है। ठीक है भाई, चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद अलग से एक स्लाइड आपके लिए और ले आए हम, उसमें इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की भी एक बुक है। चलिए समझते हैं स्लाइड के माध्यम से। अब हमारी आगे भाई, चलो शुरुआत ही नहीं से करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की अन्य कृतियां कौन सी है भाई? गार्डनर, गोरा, हुंगरी स्टोन्स एंड चांड कालिका, चांडा कालिका, ये सभी रचनाएं किसकी है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि भारतवासियों के लिए उस टाइम सोचना भी, जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं थी, उन्होंने ये काम करके दिखा दिया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारतीय समाज के प्रख्यात सितारे रहे हैं। इसके बाद अन्य बुक पढ़ लेते हैं भाई। अमर कोश किसकी रचना है? अमर सिंह जी की। किसकी रचना भाई? अमर सिंह की। और महाभारत और भगवत गीता किसने लिखी है भाई? वेद व्यास जी ने लिखी है। तो आपको पता होगा महाभारत और भगवत गीता किससे संबंधित है? वेद व्यास जी से। उसके बाद है भाई सूर सागर। सूर सागर जो है किससे संबंधित है? सूरदास से। भाई दोनों में इसका रूट वर्ड क्या है? सूर। सूर सागर किससे संबंधित है? सूरदास से। इसको इजीली याद कर लेना हमने, सूर सागर सूरदास से। साहित्य लहरी भी सूरदास से ही है। उसके बाद है भाई नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है वो पिल्ली ने लिखी है। पिल्ली एक प्रख्यात इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने अपने टाइम में जो इन्होंने इतिहास को किस तरीके से देखा है उस बारे में इस बुक में दर्शाया गया है कि नेचुरल हिस्ट्री पिल्ली की बुक रही है भाई। ठीक है, उसके बाद कामसूत्र जो रचना है वो है वात्स्यायन की। किसकी रचना है? वात्स्यायन की। उसके बाद किताबुल हिंद, अल बरूनी की बड़ी फेमस किताब है भाई, किताबुल हिंद। ठीक है भाई, ये भी आपको याद कर लेनी है। उसके बाद चंद्रकांता जो है वो देवकी नंदन खत्री की एक प्रख्यात बुक रही है। चंद्रकांता जो है संबंधित किससे है? देवकी नंदन खत्री, या देवकी नंदन खत्री की बुक का नाम क्या है? चंद्रकांता। ठीक है भाई, उसके बाद है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, बड़े ही बिहार के एक प्रख्यात लेखक रहे हैं। हर तरीके से इन्होंने संघर्षों से जूझते हुए अपनी रचना की है, और इनकी रचना कौन सी है? कुरुक्षेत्र और उर्वशी। ठीक है, रश्मिरथी जो है इसके बड़े ही प्रख्यात रचना रही है रश्मिरथी। उसमें महाभारत के विभिन्न योद्धाओं के ऊपर व्यंग्य किया गया, और कैसे कर्ण का संवाद होता है कृष्ण से, कैसे हर तरीके से रश्मिरथी में इन्होंने एक पूरे तरीके से, आप महाभारत का ट्रेलर देख लोगे, आप महाभारत के ऊपर एक फिल्म भी आप इस तरीके से देख सकते हो। बड़े ही गजब की लेखनी रही है इनकी हर तरीके से। रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी और कुरुक्षेत्र। ठीक है भाई, रश्मिरथी भी बोल सकते हो। दादा कॉमरेड यशपाल जी की रचना है, कौन सी भाई? दादा कॉमरेड। उसके बाद है भाई, ये दिखाई नहीं दे रहा,
ऊपर कैसे होगा सर ये? यो छोटा हो जाएगा थोड़ा सा भाई, इसमें कंफ्यूजन था। ये देवदास लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देवदास और चरित्रहीन किसकी रचना है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। किसकी रचना है भाई? देवदास और चरित्रहीन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आपसे फिर क्वेश्चन के बुक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया भाई कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, या महात्मा गांधी ने किस पुस्तक की रचना नहीं करी थी? ये भाई हिंद स्वराज जी बिल्कुल उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। पैथ टू गॉड उनके द्वारा लिखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश हम जानते हैं भाई 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। बड़ी ही फेमस पुस्तक रही है उनकी, सत्यार्थ प्रकाश। किसने लिखी है भाई? उस आर्य समाज के संस्थापक किसने लिखी है भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। इनको भी आपने याद कर लेना है, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते भाई, ठीक है। इसके बाद क्या गलत हुआ और क्यों, क्या गलत हुआ और क्यों पुस्तक किसने लिखी है भाई? किसने लिखी है पुस्तक? आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए, जसवंत सिंह, किरण बेदी, शशूर थरूर और एमजे अकबर। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। किरण बेदी इसका आंसर रहेगा। किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला ऑफिसर रही है। इन्होंने पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी पदभार ग्रहण किया था कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और 1993 में ये जो है दिल्ली जो तिहाड़ जेल है उसकी भी एक महानिदेशक पद पे रह चुकी है, ठीक है। बड़े ही जेल में इन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से जेल को सुधारने का काम किया, और इनको एशिया के नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है भाई। बड़ी प्रख्यात पर्सनैलिटी है हमारे देश की किरण बेदी जी, ठीक है भाई। इनकी पुस्तक क्या 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 नाम है? क्या गलत हुआ और क्यों, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते भाई। इसके बाद ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है भाई? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ये भी बड़े भाई प्रख्यात पर्सनालिटी रहे, नेल्सन मंडेला जी की पुस्तक है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। नेल्सन मंडेला को आप जानते होंगे भाई। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका देश से थे। इन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन चलाया कि भाई कैसे हमें हर तरीके से भेदभाव नहीं करना चाहिए, काला है गोरा है, हमें हर तरीके से रंग भेद की नीति को नकार देना चाहिए पूरे तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने आजीवन जो है संघर्ष करते रहे और अपने देश के जो रंग भेद की नीति थी उसको हटाने के लिए, उसका नाश करने के लिए आंदोलन चलाया। और इनकी जो है इनको 28 साल की उम्र कैद इसके आरोप में भाई देशवासियों की भावनाएं भड़काने के खिलाफ इनके ऊपर आरोप लगा दिया। इन्होंने 20 से ऊपर साल जेल में बिताए, ठीक है। 1990 में इनको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया, और 1993 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला इनको। आप इनसे नेल्सन मंडेला जी के बारे में बड़े ही प्रख्यात हमारे साउथ अफ्रीका के शांति के क्षेत्र में इन्होंने अतुलनीय योगदान दिया भाई। इनक्रेडिबल इनका योगदान रहा है शांति के क्षेत्र में, और रंग भेद की नीति के खिलाफ इनका जो आंदोलन था वो वर्ल्ड फेमस रहा है, ठीक है भाई। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति है। साहित्य बोल रहा हूँ मैं। शांति के क्षेत्र में इनका गजब का योगदान रहा है, अतुलनीय योगदान रहा है भाई, ठीक है। 1990 में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न दिया था, ठीक है। और 1993 में इनको मिला है नोबेल पुरस्कार, ठीक है भाई, नोबेल प्राइज पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते भाई। अब आ गया अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन कि भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार आपने सुना होगा अक्सर, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ये किस फील्ड से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग, क्षेत्रीय फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, लघु हिंदी फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, और लास्ट में हमारा है सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक लेखन। भाई आप जानते हैं कि भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य से संबंधित है, ठीक है। साहित्य सर्वश्रेष्ठ जो रचनात्मक साहित्यिक लेखन होता है उसी को हम ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हैं, कि जिसकी रचना में समाज की कुरीतियों को दर्शाया जाता है हर तरीके से, जो हमारे समाज के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें भाई
इसके बारे में अगर आपको और जानकारी बता दूं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य क्षेत्र से संबंधित है और हर तरीके से यह संविधान की जो जितनी भी हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के माध्यम से जितनी भी भाषाएं है 22, उसमें अगर आप लिखोगे तो आप ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने के हकदार हो। ठीक है, उसमें आपकी उत्कृष्टता होनी चाहिए उस लेखन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्वेश्चन आ गया अवार्ड के ऊपर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ठीक है भाई, भारत का सर्वोच्च सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भारत में? वो क्या वो वीर चक्र है, पद्मश्री है, भारत भूषण है या भारत रत्न है? भारत भूषण तो कुछ है ही नहीं, वो तो ऑप्शन में से ही डाल दिया। ठीक है, आप जानते हैं भाई भारत रत्न जो है वो भारतीय समाज का एक सबसे सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न जो है अलग अलग फील्ड में दिया जाता है। इसके बारे में विस्तार से चलिए जानकारी ले लेते हैं। इसमें आपके सामने दे दिया गया कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी और किन किन को, भारत की किन प्रख्यात हस्तियों को। लास्ट क्वेश्चन में आपने मैंने बताया कि हमने नेल्सन मंडेला जी को 1990 में भारत रत्न दे दिया था। ठीक है, अब जान लेते हैं कि सबसे पहले किन को मिला था, वो शुरुआत कब होगी थी इनकी। ठीक है, सबसे पहले सीवी रमन यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन तीनों को भाई संयुक्त रूप से हमने भारत रत्न दिया था 1954 में। ठीक है, संयुक्त रूप से इनको इकट्ठा दे दिया था एक ही बार में 1954 में। उसके बाद है सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया 1995 में, 1955 में, 54 के बाद 55। ठीक है भाई, उसके बाद डॉक्टर भगवान दास को 1955 में, जवाहरलाल नेहरू 1955, गोविंद वल्लभ पंत 1957। उसके बाद महर्षि डॉक्टर थोडो केशव कर्वे, इनके 100वें जन्मदिन के अवसर पर 1958 में दिया गया था भाई। महर्षि डॉक्टर थोडो केशव कर्वे, डॉक्टर विधान चंद्र राय 1961 में। एक बार आप इनके ऊपर भी मोटी मोटी नजर मार लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस वर्ष किसको मिला है। कई बार पूछ लेता भाई भारत रत्न जो है इनमें से किसको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपके इनके नाम याद होने चाहिए कि किन को मिला है। किन को मिला होगा तो आप अगर ये बात याद कर लोगे तो अब किन को नहीं मिला तो आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, मोटी मोटी नजर मार लेते हैं। सरसरी डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इनको मिला 1961 में। पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको अगर आप 3-4 बार एक बार नजर मार लोगे ना, एक बार बोल के देख लोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन 1961 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, डॉक्टर पांडुरंग वामने काणे 1963 में। ठीक है भाई, डॉक्टर पांडुरंग वामने काणे और लाल बहादुर शास्त्री, इनको पोस्टह्यूमसली मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1966 में। ठीक है भाई, आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु जो है ताशकंद में 1965 में हो गई थी। ठीक है भाई, ये सीवी रमन राजगोपालाचारी, ये तो मोटे मोटे नाम आपको याद होंगे। जवाहरलाल नेहरू, जो 8-9 ये नाम है ना, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, एक बार इनको आप अगर देख लोगे तो आपको पूरी स्लाइड याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब बात आ गई भाई नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? भाई आपको मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन डाल दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर हमने बुक के बारे में बात की गई थी। मैंने आपको बता दिया था कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में ही नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। ठीक है, जब किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारा समाज, उस टाइम के समाज को देखो, 1913 में हमारा समाज कैसा था, और उस टाइम रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वो देश के लिए नोबेल पुरस्कार ले आए थे। ठीक है भाई, अब मैं समझता इसके और बात बताने की जरूरत है, अगर टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते भाई। अब बात कर लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन से देश में हुई। ठीक है, इसकी शुरुआत स्वीडन में हुई थी। वहाँ के जो प्रख्यात वैज्ञानिक थे उनकी याद में यह पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। चलिए पीपीटी के माध्यम से अच्छी तरह आपको बता देते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल, वहाँ के प्रख्यात साइंटिस्ट थे, कहाँ के? स्वीडन के। ठीक है भाई, स्वीडन की स्मृति में 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किए जाते हैं। हर साल कब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं भाई? ये 10 दिसंबर को। ठीक है, स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं। इसकी शुरुआत 1901 से हुई थी। यह स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। भौतिक शास्त्र भाई, ये 5 इसके सब्जेक्ट है, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति, 5 विषयों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। कौन कौन सी 5 फील्ड है इसकी? वही भौतिक शास्त्र, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति, 5 विषयों के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें, इस फील्ड में अगर आप उत्कृष्ट तरीके से काम करोगे, हर तरीके से काम करोगे, इनक्रेडिबल तरीके से, तो आपको ये पुरस्कार मिलने के आप हकदार हो जाओगे।
इसमें छठा विषय है भाई, 5 विषय के बारे में बात होगी। छठा विषय अर्थशास्त्र को कब शामिल किया गया था, इसके बारे में बताया गया। अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में 1969, ठीक है भाई। शुरुआत कब होगी हमारी, 1901 में, ठीक है। 1901 में हमारी 5 फील्ड थी, आपके सामने लिखी हुई है, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, साहित्य तथा शांति। इनके उसके बाद छठा विषय जो अर्थशास्त्र है 1969 में ऐड किया गया, ठीक है, सम्मिलित किया गया। पुरस्कार राशि जो है, एक स्वर्ण पदक मिलता है इसको और एक डिप्लोमा मिलता है, और 10 मिलियन करीब करीब 11 लाख की राशि मिलती है भाई, ठीक है। प्रथम प्राप्तकर्ता जो है 1901 में, कि भाई शुरुआत 1901 में होगी तो प्राप्तकर्ता भी 1901 में ही होगा, ठीक है। पहली जो महिला रही है नोबेल पुरस्कार की, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मैडम क्यूरी है। साइंस में इन्होंने रेडियो धर्मिता के में बड़ा ही अतुलनीय योगदान दिया है, ठीक है, मैडम क्यूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्वेश्चन आ गया भाई कि भारत गणराज्य के, आपने देखा कि नोबेल पुरस्कार जो है 5 फील्ड में दिया जाता था पहले 1901 में, उसके बाद 1969 में अर्थशास्त्र को ऐड कर दिया गया, ठीक है। साहित्य, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, ठीक है भाई, साहित्य और शांति, ये 5 क्षेत्र थे। अर्थशास्त्र बाद में शामिल हो गया। अब पूछ लिया कि भारतीय गणराज्य के, कि भाई भारतीय गणराज्य के किस नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया था, किस नागरिक को। शांति के क्षेत्र में बात की गई भाई, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, शांति, ठीक है। शांति के क्षेत्र में किसको मिला भाई, कैलाश सत्यार्थी। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। शांति के क्षेत्र में इन्होंने कैलाश सत्यार्थी, जो मूल रूप से बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक रहे हैं, इन्होंने बाल श्रम के खिलाफ, चाइल्ड लेबर जो हमारी देश की एक भयंकर समस्या है, इनकी ओर सरकार का विशेष ध्यान दिलाया कि भाई हम अपने अपने बच्चों का जो बचपन है उसको बचाना है, उसको एक तरीके से खत्म नहीं होने देना है। बचपन जो है जिंदगी का अमृत काल है, इसमें जो है हर तरीके से बच्चे के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाल श्रम जैसी कुरीतियों को हमारे समाज में कोई ऐसा हम बिल्कुल स्थान नहीं देंगे। भारतीय समाज जो है वो बाल श्रम के ऊपर निरंतर कार्य कर रहा है, और इन्होंने, कैलाश सत्यार्थी जी ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। 2014 में इनको 2014 में इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है भाई, शांति के क्षेत्र में। और मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की एक हमारी महिला स्टूडेंट रही है, उनको और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था 2014 में, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बात होगी भाई। विश्व पर्यावरण दिवस को कब मनाया जाता है, 5 जून, 12 जुलाई, 10 अप्रैल, 23 जून, ठीक है भाई। तो इसका हमारा आंसर 5 जून रहेगा। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको पता है हर साल कैसे हमें अपनी प्रकृति, अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं हमें उसको बचाने के लिए प्रयास करना पड़े। हमें खुद से ही इनिशिएटिव लेनी चाहिए। सरकार को ध्यान देना पड़ा कि हमें लोगों को बताना है कि भाई अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। भाई हम पहली और आखिरी जनरेशन है जो पर्यावरण और पृथ्वी बचाने की दिशा में काम कर सकते हैं। वी आर द फर्स्ट जनरेशन दैट कैन डू समथिंग टुवर्ड्स द सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम या क्लाइमेट चेंज, ठीक है भाई। हम पहली और आखिरी पीढ़ी है जो इस क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। 12 जुलाई इसका 5 जून जो है वो इसका आंसर रहेगा, ठीक है। हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई, 5 जून को जो है स्टॉकहोम में अब एक सम्मेलन हुआ था। ईयर मुझे भी थोड़ा रिकॉल नहीं हो पा रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगा, आपको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है भाई। 5 जून को जो है स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। उसमें जो है मुख्य रूप से पृथ्वी को बचाने के बारे में बात की गई थी कि कैसे हमने एक विकसित देशों की अंधाधुंध दौड़ में शामिल हो गए हम, और कैसे हमने अपनी पृथ्वी का एग्जेसिव यूज कर लिया, एग्जेसिव उनका शोषण कर लिया, दोहन कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते भाई। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेज याद कर लेते हैं, ठीक है। 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस। आपको मैंने बताया था कि 2014 में कैसे कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो अब ये पूछ लिया आपसे कि 12 जुलाई को क्या बनाया जाता है भाई। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, वर्ल्ड मलाला डे
वर्ल्ड इंटरनेशनल मलाला डे हम मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेल्सन मंडेला जी। ये सारे क्वेश्चन आज हमने ले लिए हैं। 18 जुलाई को मनाते हैं भाई, ठीक है, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। उसके बाद है 20 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, शतरंज दिवस, इंटरनेशनल चेस डे। उसके बाद है भाई 23 जुलाई। 23 जुलाई को, ये जुलाई की हम इसलिए लेके आए हैं कि जुलाई अभी अभी बीता है, और आपके एक बार नजर मार लोगे कहीं ना कहीं आपने अखबार में या बुक में देखा होगा, तो आपको ये जुलाई वाले इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। 23 जुलाई को क्या है भाई, 23 जुलाई को हमारा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। उसके बाद 26 जुलाई बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कई एग्जाम में पूछ लिया इसको कि भाई कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस जो है वो किस तारीख को मनाते हैं हम, तो इसका आंसर है हमारा भाई 26 जुलाई, ठीक है। आपको पता होगा कि भाई जम्मू कश्मीर में पड़ता है कारगिल, कैसे पाकिस्तानियों ने यहाँ तक आ गए थे वो, और भारतीय वीरों ने बड़े ही पराक्रम से उनका जो है एक तरीके से उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। कारगिल की जो दुर्गम चोटियों थी वहां तक भी हमारे वीर जवानों ने अलग तरीके से चढ़ाई करी, और यह युद्ध हमने जीत लिया था। उस युद्ध के जीत के कारण इसमें हम क्या बोलते हैं, विजय दिवस, ठीक है, कारगिल विजय दिवस। उसके बाद है 28 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 28 जुलाई। उसके बाद है भाई 28 जुलाई को ही हम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेटिव डे मनाते हैं। 28 जुलाई को हमारे 2 दिवस है भाई, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और क्या है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेटिव डे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। उसके बाद 29 जुलाई को बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। उसके बाद 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, ठीक है भाई। ये जुलाई वाले आपको बिल्कुल गोट के पहचाने हैं। अब पूछ लिया भाई आपसे कि राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस हम कब मनाते हैं, ठीक है भाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में बात की गई है। आप जानते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कैसे भारत के स्वतंत्रता के बाद जो वहाँ की इंडिया की रियासतें थी, उन्होंने कैसे भारत के संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। कैसे सरदार वल्लभ पटेल ने उस क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, और कैसे उन्होंने भारत की एकता और अखंडता को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने सभी रियासतों के विलयीकरण में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। इनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत देश के डेप्यूटी पीएम और फर्स्ट जो है होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। इनके बारे में बात की गई भाई। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हमारा रहेगा 31 अगस्त, ठीक है भाई। 31 अगस्त को जो हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, ठीक है भाई। आपको मैंने बता दिया फर्स्ट जो है, फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, फर्स्ट डेप्यूटी पीएम कौन थे हमारे, डेप्यूटी पीएम वो कौन थे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फर्स्ट होम मिनिस्टर, ठीक है भाई, होम मिनिस्टर, HM स्टैंड फॉर होम मिनिस्टर, तो कौन थे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते भाई। अब अक्टूबर के ही इसको, ओहो, इसका आंसर भाई 31 अक्टूबर रहेगा, गलत, सॉरी भाई, इसके लिए माफी चाहूंगा। 31 अक्टूबर जो है इसका आंसर है, ठीक है। 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल मनाते हैं, किसकी याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। तो चलिए अक्टूबर से संबंधित विभिन्न जो है दिवस उनको याद कर लेते हैं। विश्व वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल ओल्डर पीपल डे, कब मनाते हैं भाई हम, 1 अक्टूबर को, कब मनाते हैं, 1 अक्टूबर को, इंटरनेशनल ओल्डर पीपल डे। उसके बाद 2 अक्टूबर को आपको पता है भाई गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। और 2 अक्टूबर को ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। 3 अक्टूबर को क्या है भाई, विश्व प्रकृति दिवस, इंटरनेशनल नेचर डे, ठीक है। उसके बाद 4 अक्टूबर को क्या है, इंटरनेशनल पशु दिवस, इंटरनेशनल एनिमल डे, ठीक है भाई। उसके बाद 5 अक्टूबर को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है भाई, इंटरनेशनल टीचर्स डे, 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर डे। उसके बाद है 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए कि भाई पूछ लेगा कि भारतीय वायुसेना का जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो आपको सामने 8 अक्टूबर का ऑप्शन होगा, आपको टिक करना है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। भारतीय वायुसेना बड़ी गजब की भूमिका निभाती है हर लड़ाई में,
9 अक्टूबर को क्या है भाई, 9 अक्टूबर को है विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई आपने देखा कि इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, भारतीय मसाला अनुसंधान। अरे रुक जा यार, 1 मिनट पेन ले लेते हैं भाई। भाई भारतीय मसाला अनुसंधान जो संस्थान है वो कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दे दिए, शिमला, कोझिकोड, कुर्ग और ऊटी। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसका आंसर देने जा रहा हूँ भाई, कोझिकोड। आप जानते हो कि भाई केरल को जो है हम मसालों का कटोरा बोलते हैं। केरल में विभिन्न प्रकार के मसाले बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, कोझिकोड जो है केरल का ही एक शहर है, वहाँ वहीं पे जो क्या है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है भाई, इसके अलावा ऊटी जो है हमारा एक भाई हिल स्टेशन शहर है हमारा, उसके बाद शिमला भी। और कुर्ग, कुर्ग को हम क्या बोलते हैं भाई, कुर्ग एक कर्नाटक का एक हिल स्टेशन है। इसमें जो है इसको हम भारत का स्कॉटलैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत का स्कॉटलैंड। कुर्ग जो है वहाँ पे यहाँ की कॉफ़ी जो है, हिल रेंज, हर तरीके से कुर्ग जो है डाइवर्सिटी का शहर है। कुर्ग को हम क्या बोलते हैं, भारत का स्कॉटलैंड बोलते हैं। ठीक है भाई, आपको याद रखना, आपसे पूछ लेगा कि भारत का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं भाई। वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है भाई, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भाई। वन अनुसंधान संस्थान के बारे में बात की गई है, तो ये कहाँ पे है भाई हमारा, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है भाई, कहाँ पे है, उत्तराखंड के देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान। तो भाई आज की क्लास में आपने देखा कि कैसे हमने विभिन्न स्ट्रेटेजिकों के क्वेश्चनों को एड्रेस किया है, और ऐसे ही हम आपके सामने, हमारी 7 क्लास और रह गई है। 7 क्लास के माध्यम से हम आपके सामने स्टैटिक जीके का एक कंबाइंड जो है हर तरीके से, आप अगर अभी क्लासों को देख लोगे तो मैं नहीं समझता कि किसी भी एग्जाम में आप पीछे रहोगे। स्टैटिक जीके की बड़ी क्रिस्प क्लास लेके आए आपके सामने, हर तरीके से हमने हर क्वेश्चन को शामिल किया गया है, और उससे संबंधित जितने भी जो पॉइंट है उनको हमने बताने का प्रयास किया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।